हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज़। तो जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसका क्या नाम है हमने हमने रखा है इसको PQRS। तो फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रीलिम्स क्विक रिवीजन सीरीज़। तो हम ये जो सीरीज़ है इसमें क्या करेंगे, पॉइंटर नोट्स वी आर गोइंग टू सी। अब जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं इस वाले एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जो है यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये यूके पीएससी है, उत्तराखंड पीएससी, ठीक है, और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और झारखंड। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस आस्ट पीवाईक्यूज़ हैं, तो उन सभी पे क्या करेंगे हम, उनके जो शॉर्ट होता है ना समरी फॉर्म, वन लाइनर नोट्स, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस वन लाइनर नोट्स। तो हमारा जो इसमें मेन मोटो होगा और गोल होगा, क्या होगा कि हम क्विकली जो है पूरे सिलेबस को कवर कर डालें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, दोज 5 स्टैटिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड साइंस। हम इन 5 सब्जेक्ट्स के समरी नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और लगभग 15 से 20 ईयर्स के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी का हम पॉइंटर नोट्स पढ़ेंगे। तो इसको कंपाइल करने में मैंने यूज़ किया घटना चक्र, कि सबसे पहले घटना चक्र ने ही पॉइंटर नोट्स निकालने का सिलसिला शुरू किया था। तो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम घटना चक्र, हम लोग वहाँ से क्वेश्चंस और उसकी समरी नोट्स भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैं थोड़ा सा खुद अपना जो पुराना बनाया हूँ पढ़ाई करते समय, वाइल इन माई स्टूडेंट डेज, so I did prepare my own notes, तो I'm gonna use from that also। इसलिए और साथ साथ आई हैव एनरिच द कंटेंट, जहाँ पे कहीं पे मैप की ज़रूरत है या कहीं पे लोकेशंस हैं ऐसे, क्योंकि हिस्ट्री में बिना लोकेशन के तो मज़ा आता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको साथ साथ में मैप्स भी दिखाता रहूँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, लोकेशंस इंपॉर्टेंट अगर डेट्स एंड इवेंट्स हैं, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड। और अगर आपको कोई फीडबैक या कुछ सजेशन लग रहा हो या आप चाहते हो कि कुछ नई सीरीज स्टार्ट की जाए, तो डू कमेंट, और यू कैन सब मेल और एक्चुअली राइट टू मी एट द रेट साहेब्स सिविल्स, ये टेलीग्राम आईडी है मेरी। आप यहाँ पे मुझे संपर्क कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो राइट मी और कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वैसे यू कैन नोट 63 920 17 981, this is my WhatsApp number for Sahib Civils। You can message me, and if you need any suggestions or if you have any doubts also regarding preparation, you can message me and I will be glad to help you out। हाँ, what we are going to do is, सबसे पहले हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली वन बाय वन वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो आज हम लोग स्टोन एज को कवर करेंगे, अगले में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था हिस्टोरिक पीरियड में क्या बोलते हैं, किसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री होती है उसको 3 ब्रॉड टॉपिक्स में या 3 सब डिविजन्स किए जाते हैं। कौन से, प्री हिस्ट्री, एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी क्या होती है, हमारी जो आज की हिस्ट्री है, नॉर्मल हिस्ट्री, राइट। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन इसको क्लासिफिकेशन किया था। तो चलो लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज पॉइंट प्रोसीड करते हैं। हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, द टाइम आफ्टर विच वी गेट डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री, मतलब एक तरह से रिटन होना चाहिए, ठीक है। जो हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलेंगे, जहाँ पे रिटन एविडेंस हो हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड वही है। कैसे डॉक्यूमेंट करोगे, ऑब्वियसली रिटन फॉर्म में ही कर सकते हो, और तो कोई तरीका है नहीं डॉक्यूमेंटेशन करने का, राइट। तो अब देखो, जो हमारा वैदिक पीरियड है ना, वहीं से माना जाता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं हिस्ट्री के। उसके पहले वाले पीरियड में हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है। तो एक तरह से अब देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था हमारा, वहाँ पे क्या हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट है, यस। हमारे पास रिटन तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैसी स्क्रिप्ट है, एक्चुअली पिक्टोग्राफिक है। इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इट हैजंट बीन डिकोडेड और डेसिफर्ड, ठीक है, तो वो समझी नहीं जा सकती है। इसीलिए इंडस वैली को किस में हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक, ओके। तो चलो अगला देख लेते हैं। इन इंडिया द रिसर्च ऑन स्टोन एज,
started in 1863. अगला पॉइंट देख लो, द होल स्टोन एज कैन बी कैटेगराइज्ड टू थ्री पार्ट्स. तीन भागों में से बांटा जा सकता है. कौन कौन से भाग हैं वो? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक. अब यहाँ से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ड पैलियो होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? पैलियो मतलब क्या होता है? एंशियंट. ठीक है, एंशियंट या ओल्ड. और लिथिक मतलब होता है स्टोन. लिथ मतलब जहाँ पे भी कहीं यूज हो रहा है लिथ, इसका मतलब क्या होगा? स्टोन. जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े रहोगे तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको? लिथोस्फियर. याद है ये? लिथोस्फियर था ना. हाँ, तो यहाँ पे लिथ मतलब क्या होता है? स्टोन से रिलेटेड है. ठीक है, तो ओवरऑल मीनिंग क्या हो जाएगा? पैलियोलिथिक मतलब समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, ओल्ड स्टोन. मीजोलिथिक मतलब मिडिल या मध्यकालीन. मीजो मतलब होता है क्या? मिडिल. हिंदी में बोलेंगे इसको मध्य. नियोलिथिक मतलब नया, न्यू. ओके, तो पैलियो मतलब ओल्ड हो गया, मीजो मतलब मिडिल, नियो मतलब न्यू. याद रहेगा? चलो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज. हाँ, अब देखो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया था, इवन पैलियोलिथिक जो है ओल्ड स्टोन, इसको भी क्या किया था? तीन भागों में बांटा हुआ है इसको. कौन कौन से? पहला तो है लोअर पैलियोलिथिक. लोअर मतलब सबसे जो नीचे. अब जैसे ये ऐसे है डिवीजन, तो अगर इसको तीन भागों में बांट दें हम, तो ये वाला जो होगा, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द लोअर वन, दिस इज द मिडिल पैलियोलिथिक एंड दिस इज द अपर पैलियोलिथिक. ठीक है, तीन भागों में डिवीजन किया गया है इसका. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, बस ब्रॉडली याद करके रखो, इतना इतना दिमाग में रखो कि हाँ ये तीन भागों में बांटा गया था. बस इससे ज़्यादा बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है. और ये जो तीन डिवीजन थे, ये एक तरह से स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है. तो जो ह्यूमन बीइंग था, यहाँ से जो है वो जनरली बहुत ही क्रूड. अच्छा, जो डिवीजन का बेसिस है क्या है? टाइप ऑफ स्टोन टूल्स द ह्यूमन बीइंग वाज यूजिंग. इसी की बेसिस पे हम लोअर, मिडिल और अपर का क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके, तो जो आपका क्या था, जो लोअर वाला, वहाँ पे क्या होता था ना, लोअर वाले स्टेज में जो टूल्स यूज हो रहे थे वो बहुत ही क्या बोलेंगे, अनडेवलप्ड थे, बहुत ही रफ थे, क्रूड. तो उसमें जो मेजर थे क्या थे? हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर. जो मिडिल एज थी उसमें क्या है, उसका जो टूल्स थे उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, सुधार होता है. और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पॉइंट्स, बोरर एंड स्क्रैपर. ठीक है, स्क्रैपर होता है जैसे छीलना, बहुत ऐसे पतला सा कोई इस तरह से टूल हो. ओके, अब बढ़ई को देखोगे ना, कारपेंटर, जो कारपेंटर्स होते हैं उनके पास ये होता है स्क्रैपर्स, लकड़ी छीलने के लिए. ओके, अगला वाला देख लो, अपर वाले में क्या होता है? ब्यूरेंस. तो ये और एडवांस टूल है. ओके, बस इतना याद रख लो, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आया नहीं है सच कि टूल्स पूछे गए हों. राइट, तो इस पे ज़्यादा घुसना मत, और ज़्यादा रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं. जस्ट रिमेंबर, ये लोअर होता है, मिडिल होता है, अपर होता है, और इसके टूल्स बस रफली माइंड में रखो, बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा नहीं मारना है इसका. ठीक है, अगला देख लो, ये जो चॉपर वाले टूल्स थे, तो इस तरह के जो स्टोन वाले टूल्स मिले हैं, उनके पीसेस मिले हैं, वो कहाँ पे सबसे पहले मिले हैं? ये एक सोहन वैली है. ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तानी पंजाब में. तो जो आपकी शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स ये पाकिस्तानी पंजाब में भी जाते हैं, और वहीं पे सोहन वैली है एक. तो इसको सोहन को सोन वैली भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो रिमेंबर दिस, आइदर सोहन वैली और द सोन वैली. कहाँ पे? पाकिस्तानी पंजाब में. और ये जो है, यहाँ से क्या मिला था? इस तरह के टूल्स मिले थे, उनके टुकड़े मिले हैं एक्चुअली पत्थरों के. अगला देखो, एट फर्स्ट हैंड एक्स पीसेस. देखो हैंड एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है? लोअर पैलियोलिथिक में. ठीक है, चॉपर भी कहाँ पे रहता है? लोअर पैलियोलिथिक में ही था. तो सबसे पहले जो लोकेशन थी जहाँ पे ऐसे मिला है वो कहाँ पे है? वड मदुरई और अतीरा पक्कम नियर मद्रास. मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु में है. ये तो सबको पता ही होगा. ओके, चलो अगला पेज देखते हैं हम. हाँ, अब देखो यहाँ पे एक नाम आ रहा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का. ओके, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये कौन से थे? इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये थे क्या. एक्चुअली जो क्वेश्चन का नेचर था वो क्या था कि
इनका डेजिग्नेशन क्या था या प्रोफेशन क्या था? तो ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट। अब ये क्वेश्चन जो था एक्चुअली टफ था, यूपी पीसीएस से पूछा हुआ था। तो अब बस याद कर लो, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड क्या थे? ये जियोलॉजिस्ट थे, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। बस इतना जान लो। और ये क्या थे? ये जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ये एसोसिएटेड थे, उसी में रह के इन्होंने इंडिया के जो ये प्री हिस्ट्री थी उसके बारे में रिसर्च किया हुआ था। ओके, अगला देखो, द एक्सपेडिशन ऑफ येल कैम्ब्रिज। अच्छा, येल और क्या है? ये यूनिवर्सिटीज हैं, इतना याद रखना। येल और कैम्ब्रिज क्या है? दीज आर यूनिवर्सिटीज। तो उनकी एक टीम आई थी इंडिया में रिसर्च करने के लिए। तो इनके लीडरशिप में दो स्कॉलर्स थे, या इनको क्या बोलते हैं, जो एक्सकेवेशन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स। ओके, दोज हु स्टडी और डू एक्सकेवेशन को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो ये क्या थे? हेलमेट डी टेरा और थॉमस पैटरसन, दे वर आर्कियोलॉजिस्ट। हेलमेट डी टेरा और थॉमस पैटरसन। तो ये जो कैम्ब्रिज की टीम आई थी, उसका ये हेड था हेलमेट और डिटेरा। तो इसने क्या किया था, जो सोहन वैली थी, अभी मैंने पिछले वाले पेज में पढ़ा था ना सोहन वैली, तो वहाँ पे इसने रिसर्च किया था किस ईयर में? 1935 में। अच्छा, अगर याद हो आपको तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा था, ठीक है, हड़प्पा की डिस्कवरी कब हुई थी? 1921 में। ये चीज़ याद रखना। तो इस समय जो है दयाराम साहनी ने, डीएसआर याद रखो। तो जो दयाराम साहनी थे, साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन। ओके, तो 1921 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। ओके, इस ईयर में क्या हुआ था? हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट हुई थी। और ये लगभग कितने 14 साल बाद ये वाला एक्सपेडिशन, येल कैम्ब्रिज की टीम आई थी इंडिया में, और उसने क्या की थी? खुदाई की थी यहाँ पे सोन वैली में। ओके, क्या मिला था वहां से? चॉपर मिला था। ठीक है, पहले पेज में हमने पढ़ा था ना, क्या मिला था? चॉपर मिला था। ओके, एक मिनट, हाँ पीछे देख लेते हैं ये। हाँ, यहाँ पे लोकेशन देख लो एक मिनट। ये देख रहे हो यहाँ पे मैप में? देखो, ये है सोन वैली, ठीक है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है वो है। और ये तो क्या है, मैप में दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर छोड़ो उसे। आलमगीरपुर, ये पता है आपको ना? ये आलमगीरपुर क्या है? दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ पे है आलमगीरपुर? मेरठ में है। याद रखना इसको, ये पूछा गया एक्चुअली। इसकी लोकेशन पूछी गई कि आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। सोनीपत कहाँ पे है? सोनीपत और पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। ओके, तो लोकेशंस को याद रखना आप बढ़िया से। अच्छा, चलो अगला देख लेते हैं, हम अगला पढ़ने पे चलते हैं। ओके, हाँ, अगला देखो। हाँ, ये जो यूपी में ना, यूपी में दो लोकेशंस ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक तो पहला कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एंड अगला इज इलाहाबाद। अब जिसका नाम क्या हो गया है? न्यू नेम इज प्रयागराज। तो जो पुराने आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट इलाहाबाद। अगर न्यू एडिशंस हैं तो देन यू विल फाइंड कि हाँ प्रयागराज जो है मेंशन होगा। न्यू नॉर्मली कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे नाम में। तो क्या है कि जो यूपी का प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पे अभी जो रिसेंट एक्सकवेशंस हैं उसमें नए फाइंडिंग्स आ रही है निकल के। तो ये प्रयागराज कहाँ पे है? इसी में प्रयागराज में एक बेलन वैली करके स्थान है। ठीक है, एक्चुअली बेलन क्या है? रिवर है, रिवर बेलन है जो कि प्रयागराज से होके बहती है। तो यहाँ पे जीआर शर्मा ने क्या किया था? रिसर्च किया था। तो यहाँ पे 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई थी। ठीक, किस एरिया के? लोअर पैलियोलिथिक एज के। क्लियर है? तो याद क्या रखना है आपको? हमें याद रखना है कि ये जीआर शर्मा थे जिन्होंने, इलाहाबाद के थे ये, इन्होंने खुदाई कहाँ की थी? बेलन वैली में। और जो साइट्स हैं उनका नेचर क्या है? दे बिलोंग टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। यही तीन चीजें हमें याद रखनी है बस। ठीक है, अगला देख लो यहाँ से। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो तीन नाम है ना, महगरा, इसको आपको याद करना है। चौपानी मंडो और कोल्डीवा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है, ये लोकेशंस ऑफन पूछी जाती हैं
और आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऐसे दिया रहेगा चौपानी मंडो कहाँ पे है, यू हैव टू जस्ट मैच इट विद प्रयागराज। ठीक है, चौपानी मंडो दिया रहेगा या कोल्डीवा दिया रहेगा तो आपको उसको मैचिंग करानी पड़ती है। इसलिए तीनों का नाम याद रखना, महगड़ा, कोल्डीवा, चौपानी मंडो। लोकेशन देख लो मैप में, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे गोरखपुर दिख रहा है, ये लहूर देवा मिल रहा है, ये खरेड है, ये चिरंद लोकेशन है, चिरंद भी देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत, पटना के पास। ठीक है, बनारस दिख रहा है यहाँ पे, ये है मैदहा। ओके, लखनऊ की लोकेशन, लखनऊ कोई पैलियोलिथिक साइट नहीं है, मैदहा पैलियोलिथिक साइट है। ओके, और इस वाले में, हाँ ये देखो यहाँ पे है कोल्डीवा। ठीक है, कौशाम्बी जो है वो भी पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं। तो इस सभी लोकेशंस को आप याद रख लेना। ओके, ये यूपी की साइड से, यहाँ पे जो मेंशन्ड है ना, स्पेशली ये यूपी का मैप है, और यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं वो इस मैप पे लोकेटेड हैं। अच्छा, आपको अगर ये मैप पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं इसको अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, साहेब्स सिविल्स, ये टेलीग्राम जो चैनल है इस पे आप विजिट करना, मैं ये पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा। राइट, और इसको लिंक में भी अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ओके, चलो अगला चलते हैं, लेट अस मूव नेक्स्ट। हाँ, तो अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम टूल्स, स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस ऑफ दिस एज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोहंदा नाला। अच्छा देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, बेलन वैली कहाँ पे थी, इलाहाबाद ना, प्रयागराज में। याद रखना, दिस इज बेलन वैली कहाँ पे है, प्रयागराज में, ये नदी है। तो यहाँ पे एक लोहंदा नाला रीजन है, वहाँ पे क्या हुआ है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। और किससे बनी है मदर गॉडेस की मूर्ति, दिस इज मेड फ्रॉम बोन। ओके, और भी अब देखो, कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे वी विल सी दैट मदर गॉडेस स्टैट्यूज हैव बीन फाउंड। तो कहीं पे क्या है, वो टेराकोटा के बने हुए। टेराकोटा क्या होता है, कच्ची मिट्टी। तो कच्ची मिट्टी से जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, दे आर नोन एज टेराकोटा। ओके, तो चलो अगला देख लेते हैं, द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वॉज कम्प्लीटली नेचुरल। इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल मतलब क्या हो गया कि दे डिड नॉट लिव इन हाउस। इस टाइम पे अभी हाउस बनाने की जो आर्ट थी वो डेवलप नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो ना तो अभी सिविलाइजेशन डेवलप थी। तो इंसान कहाँ पे रहता था, यूजुअली इन द फॉरेस्ट एरियाज। ओके, तो लाइफ ऑफ वॉज कम्प्लीटली नेचुरल, दे वर प्राइमरली डिपेंड ऑन हंटिंग। तो मैन कैसा था उस टाइम पे पैलियोलिथिक में, मैन वर हंटर एंड गैदरर्स। तो जानवरों का शिकार करते थे या तो फल फूल जो है उसको तोड़ के गैदरिंग करते थे उसकी, और उसी पे अपना जीवन यापन करते थे। एंड दीज पीपल वर अनफैमिलियर विद फायर, अभी फायर की डिस्कवरी नहीं हुई है। याद रखो, पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी नहीं होती है। कब होगी फायर की डिस्कवरी, नियोलिथिक एज में जाके। ठीक है, और वो लोग, अब चूंकि फायर की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो रॉ मीट खाते थे। रॉ मीट खाने के चक्कर में क्या होते थे, बीमारी भी होती थी ज़्यादा। ओके, क्योंकि जब फायर की डिस्कवरी होगी और जो पका के खाने लगेंगे तो बीमारियां भी कम होने लगेंगी। राइट, अब देखो, पैलियोलिथिक पीपल वर अनफैमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, जब आप जानवरों को पालने लगते हो ना, व्हेन यू डोमेस्टिकेट, क्या करते हो आप, व्हेन यू डोमेस्टिकेट एनिमल्स देन इट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ये कब होगा, स्टार्ट होगा, ये नियोलिथिक एज में जाके स्टार्ट होता है सब। ओके, चलो, वी केम टू नो अबाउट मेसोलिथिक पीरियड ओनली आफ्टर। अब देखो यहाँ पे एक नाम आ रहा है, सीएल कार्लाइल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इन्होंने क्या किया था, विंध्या रीजन में रॉक पेंटिंग की खोज की थी। ठीक है, जब ये रॉक पेंटिंग की खोज होती है उसी पीरियड से ये मेसोलिथिक पेज की बिगनिंग मानी जाती है। ओके, तो बाय द टाइम पीपल दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, केव में रहना शुरू करते हैं, पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट में ओवरऑल इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, वो कार्लाइल, सीएल कार्लाइल का नाम याद रखना। उन्होंने डिस्कवर क्या किया था,
विंध्या में रॉक पेंटिंग्स। ओके, अगला देख लेते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट होता है? मीजोलिथिक पीरियड। अच्छा देखो, जो रॉक पेंटिंग थी ना विंध्या रीजन में, उसमें जो पेंटिंग्स बनी है उसमें एनिमल्स के बारे में बनाया गया है। वो पेंटिंग डिपिक्ट करती हैं एनिमल्स को, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है एनिमल्स के क्लोज रहने लगा था, उनके झुंड में नहीं, सॉरी, मतलब उनके संपर्क में आ गया था, उनको पालने लगा था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। तो उसी पीरियड में, हमारा मेसोलिथिक पीरियड में ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला, कौन सा है? अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा चुका है ये। ओके, तो ये वाला पॉइंट, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कब होता है? मेसोलिथिक में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कौन सा है? सबसे पहला एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे मिला था? ये है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो भयंकर तरीके से रट्टा मार लेना, भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, या यूपी में अभी आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, राइट, वीडियो की परीक्षा होती, लेखपाल की परीक्षा होती, इस सब में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में। तो यहाँ से सबसे पहली एविडेंस मिलती है जानवरों को पालने की। दूसरा लोकेशन कहाँ पे है? बगोर। बगोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा राजस्थान में। अच्छा, ये मैंने ये खोज के लिखा हुआ है आपके लिए, ये जनरली बुक्स में मेंशन नहीं था। आई हैव डन दिस वर्क, इसको खोजा है, तो आप इसको याद कर लेना। राजस्थान में भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा क्या है? जिला है, यहाँ पे बगोर लोकेशन है। तो ऐसी दो जगह हैं इंडिया में जहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिलता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लांट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न जानते हो ना, सींग, जो सींग होती है जानवरों की उसको हॉर्न बोलते हैं। बोन्स जानते हो, हड्डी को बोलते हैं। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लांट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोलिथिक साइट मेहदहा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी का जो भी पेपर होगा वहां पे बहुत पूछा जाता है ये। तो कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है ये, मेहदहा। याद हो जाएगा, भूलना मत इसको। तो उत्तर प्रदेश के मेहदहा में क्या मिला है? बोन्स एंड हॉर्न्स के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ओके, का नेचर क्या है साइट का? दिस इज मीजोलिथिक साइट। ओके, चलो अगला देख लेते हैं। अब एक किताब है डॉक्टर जय नारायण पांडे की। तो एक्चुअली इसको मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे, ट्रिकी थे, जहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आंसर कहाँ से लिया जाए। तो इस वाली किताब से कुछ साक्ष्य ऐसे मिले थे, एविडेंसेस या सोर्स एज अ इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करती है यूपीपीसीएस के। तो इसलिए यू कैन रिमेंबर दिस, ऐसा चीज़ बुक का नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुरातत्व विमर्श एक किताब है, और वहाँ से क्या पता चलता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के वेरिफिकेशन में ये वाला पॉइंट है। ओके, तो जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे ऐसे 3 जगहें हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? दमदमा, मेहदहा और सराय नहर राय। ये 3 लोकेशन कहाँ की हैं? प्रतापगढ़ की। मेहदहा, सराय नहर राय और दमदमा, ये तीनों लोकेशंस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हैं, और ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। ओके, दमदमा इज अ मीजोलिथिक साइट प्रतापगढ़ में। दमदमा में क्या है? 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। ओके, ग्रेव्स आप जानते ही होंगे ना, जहाँ पे दफनाया जाता है। तो यहाँ से कितने ग्रेव्स मिले हैं? 41 ग्रेव्स। हाँ, तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ, दमदमा जो है यहाँ से क्या है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है, यहाँ से 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिली थी। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि कहाँ से ट्रिपल बरियल ग्रेव मिली हुई है? तो यू शुड फोकस हियर कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ट्रिपल बरियल ग्रेव मिली हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या था? दमदमा। ठीक है,
अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी ग्रेव भी है जिसमें 4 अलग अलग इंसानों के स्केलेटल्स मिले हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिला है ऐसा? सराय नहर राय में, ये भी प्रतापगढ़ में, ये ऊपर देखा था हमने ना। ओके। हाँ तो ये जो है, अब देखो ये कठिन तो है याद करना, नॉट इजी टू रिमेम्बर। तो ट्रिपल बरियल मिला हुआ है कहाँ पे? दमदमा में। और चार चार स्केलेटल्स वाला बरियल कहाँ पे मिला हुआ है? सराय नहर राय में। ओके चलो नेक्स्ट, लेट अस मूव फर्दर। तो अगला जो है मेगालिथ के ऊपर है। मेगालिथ क्या होते हैं? एक तरह से बरियल्स होते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन्स, ओके, अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। Okay, a large fraction of these is assumed to be associated with burial or post-burial rituals, including memorials for those who remains may or may not be available. तो ये जो मेगालिथ से क्या मार्क करते थे? एक्चुअली ग्रेव को मार्क करते हैं कि ये वाले ग्रेव किसी फलाना इंसान के कहाँ पे हैं। एक तरह से सिंबॉलिक, जैसे अभी होता है ना कि हम लोग वो बनवा देते हैं ग्रेव के ऊपर ऐसे लिखा रहते हैं या स्टोन्स लगवाते हैं, तो ये भी एक तरह से उसी तरीके का एक प्रोसेस रहता था। मेगालिथ्स जो होते थे, ठीक है, लार्ज स्टोन्स। अब ये लोकेशंस हैं देख लो, चैम्बर, नहीं नहीं ये टाइप्स हैं एक्चुअली, चैम्बर टूम्ब, डॉलमेन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्किल। ओके, ये एक तरह के टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स हैं, कैसे बनते थे उनके टाइप्स हैं, उनके आकार हैं, शेप की बात हो रही है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस यू डोंट नीड टू रिमेंबर। इतना याद कर लो कि क्या होता था, इस तरह से लार्ज स्टोन्स होते थे ग्रेवयार्ड के पास, और ये ज़्यादातर यूज्ड कैसे होते थे? एज अ मेमोरियल, रिमेंबर करने के लिए। मेमोरियल मतलब क्या होता है? मेमोरी, सो एज टू कीप देम इन मेमोरी। ओके, अगला देख लो। ये जो क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल्स हैव बीन फाउंड। अच्छा, इसका जो आंसर है वो थोड़ा डाउटफुल है, कि कीज जो हैं बहुत कुछ क्लियर कट मिली नहीं थी इसकी। तो जो ये जे.एन. पांडे की किताब है उसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हुए हैं, कहाँ से? लेखनिया पहाड़ से। तो ये बिंधा रीजन पे एक स्थान है लेखनिया पहाड़, वहाँ से जो है 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। तो इस वाले बुक के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? इस लोकेशन से, लेखनिया से। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है नॉट वेरी गुड, एक तरह से बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। याद हो सके तो इसको याद कर लो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। प्रोबेबिलिटी है कि ये कभी आएगा नहीं आगे चल के। ये होता क्या है कि हर बार जो है कुछ ना कुछ एक दो पीसीएस ऐसे क्वेश्चन बना के दे देता है, जो कि कहीं पे मिलता नहीं है, उसको आंसर भी नहीं खोज पाते हैं, और जो की आती है ना यूपी पीसीएस की, तो की भी गलत भेज देते हैं उसके। तो क्वेश्चन बनाने को तो बना देते हैं, और उसका आंसर मिलता नहीं, तो फिर उल्टी सीधी की निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, इसको याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो यू कैन स्किप दिस डेटा। ओके, 17 ह्यूमंस, मैक्सिमम ह्यूमन नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिले हैं? लेखनिया। ये याद कर लो कि लेखनिया कहाँ पे है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लेखनिया कहाँ पे है? ये है विंध्या रीजन में। ओके, अगला देखो, ये ही इज़ अ पर्सन जॉन आर लूकास, ये ओरिगन यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर। इन्होंने क्या कहा है कि 27 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं लेखनिया में। अब पांडे जी क्या बोल रहे हैं कि 17 ही मिले हैं। तो दोनों का जो रिसर्च है उसमें डाउटफुल सिचुएशन है, राइट। कुल मिला के हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लेखनिया है कहाँ पे, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट मच इट इज़ वेल एंड गुड। ओके, अच्छा, लेखनिया लोकेटेड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, लेखनिया है वहाँ पे मिर्जापुर यूपी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद क्या करना है? लेखनिया कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में वो जो मिर्जापुर वाली रीजन है वहाँ पे विंध्या माउंटेन्स आते हैं। इफ़ यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफी, तो यू शुड रिमेंबर कि वहाँ पे। ओके, हाँ ये वाला कलर तो बढ़िया लग रहा है, चलो इसी से करेंगे अब। तो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। एक मिनट, हाँ, ये तो ऑलरेडी वी हैव डन मेगालिथ्स।
नाउ कम टू भीमबेटका केव्स। अच्छा देखो, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई तो यू वुड हैव रेड एनसीईआरटी 11th में, एक एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ऑफ 11 जो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है, उसमें देखो जब पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा आपको भीमबेटका केव्स, राइट, द पेंटिंग्स। तो भीमबेटका क्या है, लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, याद रखना इसको। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, एमपी में है। तो यहाँ पे क्या है, रॉक शेल्टर्स। रॉक शेल्टर्स में क्या होता था, जो हमारा पैलियोलिथिक मैन था, जो आदमी थे हमारे पैलियोलिथिक एज वाले, तो वो इस केव्स में रहते थे जाके। दे आर, दैट्स वाई शेल्टर मतलब क्या होता है, शेल्टर मतलब जहाँ पे कोई रहे, एंड रॉक बिकॉज ऑफ द केव्स। हेंस भीमबेटका यू नीड टू रिमेंबर कहाँ पे था, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है ये, रायसेन, एमपी में है। इतना तो याद रहेगा ना। चलो अगला देखते हैं। तो ये जो भीमबेटका है केव्स, दीज आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ओके, किस तरह का नेचर ये, दिस इज टेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं ऐसे लोकेशन जिनको आप टच कर सकते हो। ओके, जैसे मान लो कुछ ऐसे कल फेस्टिवल्स हों, अगर मान लो सपोज करो, जो अपने यहाँ इलाहाबाद में होता है ना, कुंभ मेला, सबको पता होगा ना कुंभ मेला। तो कुंभ मेला तो ये तो फेयर है, इसको टच तो कर नहीं पाओगे ना, दिस इज इनटेंजिबल, सॉरी दिस इज इंटेंजिबल। तो जो हेरिटेज होती है ना यूनेस्को के अंदर, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसको। जो हेरिटेज साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के अंदर में, ये दो तरीके की होती हैं। पहला वाला जो होता है टेंजिबल, तो जो इस तरह से बिल्डिंग्स होती हैं ना, बिल्डिंग्स होंगी या कोई पार्क होगा या कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, तो वो टेंजिबल में आती हैं। जो इनटेंजिबल होगा ये कल्चर वाला होगा, ठीक है। तो जैसे कोई फेयर है, मेला जो होता है ना, फेस्टिवल है, कोई डांस है, ओके, तो ये सभी क्या होंगे, इनटेंजिबल हेरिटेज होते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज, इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें देख लो कि ये जो केप्स है ना, रॉक शेल्टर्स, इसकी खासियत क्या है। These caves exhibit the earliest traces of human life on Indian subcontinent, ठीक है, and include the pictures of elephant, सांबर, deer, etc. अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो ना, तो आप 11th वाली एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लेना, इसमें बढ़िया दिया हुआ है ये। ओके, यहाँ पे तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी कवर करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स। लेट अस सी नेक्स्ट। ग्रेन्स वर प्रोड्यूस एट फर्स्ट टाइम इन द नियोलिथिक एज। तो जो आपकी पैलियोलिथिक एज है, मीजोलिथिक एज है और नियोलिथिक एज है, उसमें मेन चीज का अंतर क्या है। मीजोलिथिक में क्या स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। याद रखना, जो ये एज स्टार्ट होती है मीजोलिथिक वाली, उसमें क्या है खास बात, यहाँ पे जानवरों का पालना शुरू हो गया था। नियोलिथिक में आके क्या होता है, हम एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है, मतलब हम दाना पानी उगाने लगते हैं, गेहूं, बार्ली। ओके, तो ये याद रहेगा, मीजोलिथिक में क्या स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और जो खेती बाड़ी शुरू हुई थी सबसे पहले कब शुरू हुई, नियोलिथिक एज में जाके स्टार्ट होती है एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर। अब देखो ये जगह है कोल्डीवा, कहाँ पे है ये, प्रयागराज में। अभी शायद मिला था ना, पहले हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में। तो ये जो लोकेशन है प्रयागराज, यहाँ पे कोल्डीवा नाम का एक स्थान है। और इसी तरह से एक मेहरगढ़ स्थान है, कहाँ पे, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे है, बलूचिस्तान कहाँ पे है, हम्म, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान, याद रखो इसको। एक मिनट, सॉरी। तो नियोलिथिक विलेजेस हैं ये कोल्डीवा वाले और मेहरगढ़ वाले, यहाँ से क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट हैव बीन फाउंड। याद रहेगा ये, कोल्डीवा से और मेहरगढ़ से क्या मिला हुआ है, एविडेंस ऑफ राइस एंड व्हीट। ओके, राइस एंड व्हीट के एविडेंस मिले हुए हैं कोल्डीवा से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, एक तो आपको मैच कराने बनेगा कि कोल्डीवा है कहाँ पे। तो या तो वो स्टेट से मैच कराएंगे, जैसे कोल्डीवा कहाँ की लोकेशन है, तो यू कैन मार्क इट यूपी। और अगर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो यू शुड रिमेंबर प्रयागराज, ठीक है। तो ये याद करना, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मिला क्या है यहाँ पे, राइस और व्हीट। ओके, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं कि कौन सा अनाज
सबसे पहले हुआ, फिर सेकंड वाला कौन हुआ, फिर थर्ड वाला कौन हुआ। तो सबसे पहला जो खेती हुई थी, किस अनाज की हुई थी, फर्स्ट ग्रेन कौन सा था, ये पूछा गया है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन जो आपको याद नहीं करना है। हाँ, तो पहला वाला जो ग्रेन था कौन सा था, बार्ली। सेकंड ग्रेन जो कल्टीवेट किया गया था वो कौन सा था, द सेकंड ग्रेन विच वॉज कल्टीवेटेड वॉज व्हीट। तो सबसे पहला कौन सा था, बार्ली, सेकंड वॉज wheat and third grain to be cultivated was rice। अभी हमने देखा पीछे कि राइस और wheat कहाँ पे मिला था, कोल्डिवा में। कोल्डिवा कहाँ पे है, कहाँ पे था कोल्डिवा, ओके, कोल्डिवा कहाँ पे है, प्रयागराज में, राइट। न ओ, तो कोल्डिवा है प्रयागराज में। मेहरगढ़ कहाँ पे था, मेहरगढ़ की लोकेशन कहाँ थी, बलूचिस्तान में। ओके, सेकंड ग्रेन हो गया ये, राइस हो गया थर्ड ग्रेन। अच्छा, कल्टीवेशन कहाँ पे हुआ था, लोकेशन, वीट का पता है, राइस सबसे पहले कल्टीवेट कहाँ पे किया था, एक वहाँ पे रिवर है क्या, यांगजे रिवर, यांगजे रिवर, चाइना में सबसे पहले यहीं पे राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइज। इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, कोल्डिवा में, याद रखना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले वर्ल्ड में अगर कहाँ है, तो क्या बोलोगे, चाइना। अगर इंडिया में है तो, अगर देखो कोल्डिवा का ऑप्शन है तो कोल्डिवा होगा, अगर कोल्डिवा नहीं है और मेहरगढ़ है तो किस पे मार्क करोगे आप, मेहरगढ़ पे, याद रखना। सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले जो है कोल्डिवा है, उसके बाद मेहरगढ़ है। तो इफ़ यू डोंट हैव दिस ऑप्शन ऑफ कोल्डिवा, देन यू विल मार्क ऑन मेहरगढ़। अगर कोल्डिवा दिया तो कोल्डिवा पे मारेंगे। अच्छा, अब देख लो अगला, मेज़। तो मेज़ सबसे पहले कहाँ पे कल्टीवेट किया गया था, मैक्सिको में। मिलेट कहाँ पे कल्टीवेट किया गया था सबसे पहले, चाइना में। सोरघम कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में। मस्टर्ड कहाँ पे किया गया था, साउथ ईस्ट एशिया में। और ओट कहाँ पे किया गया था, यूरोप में। दिस जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसको याद तो कर भी नहीं पाओगे वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे परेशान नहीं होना है, जस्ट याद करके रख लो। ओके, कई बार ये पूछा जाता है ना कि कौन सी क्रॉप किस देश से लाई गई है इंडिया में। इन केस अगर जैसे सपोज करो मेज़ पूछा गया, तो यू नो कि ये ओरिजिनल कहाँ की है, ओरिजिनल, यू नो दैट इट इज़ ओरिजिनल ऑफ मैक्सिको। तो आप इसको मार सकते हो कि मेज कहाँ से लाई गई थी, मैक्सिको से। ओके, चलो अगला देख लेते हैं हम। हाँ देखो, जो लेटेस्ट रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से मिला है, लहुरा देव। ओके, लहुरा देव, ये कहाँ पे है, संत कबीर नगर में लोकेटेड है ये। ओके, दिस इज लोकेटेड इन संत कबीर नगर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर अब देखना यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा लहुरा देव का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिली है। तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन ही ना मिले लहुरा देव का, तो वहाँ पे ध्यान देना। अगर लहुरा देव है तब तो हमें कहाँ पे मारना है, यहीं पे मार देना है, लहुरा देव पे। अदरवाइज कहाँ पे मारोगे फिर, मेहरगढ़ पे। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव में, अगर मैचिंग कराने का आता है तो कहाँ से मैच कराओगे इसको, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश से। अगला देखो, सिग्निफिकेंटली बिफोर दिस रिसर्च, ये लेटेस्ट रिसर्च है ना, इसके पहले जो लोकेशन मानी जाती थी किस लिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर या वीट, तो वो कहाँ से था, मेहरगढ़। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना, बलूचिस्तान में। तो ये 700 BC के राउंड था। अब जो ये संत कबीर नगर वाली लोकेशन है, ये लगभग 9000 से 7000 BC के बीच की है, तो इसलिए ये ज़्यादा पुरानी है। ओके, और कहाँ पे था, एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। अच्छा, राइस का ये तो ऊपर हमने वीट का देख लिया, जो वीट का था कहाँ से है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़। लेकिन जो राइस है उसका जो अर्लीस्ट कल्टीवेशन है कहाँ पे है, बेलन वैली। बेलन वैली कहाँ पे थी, अभी हमने देखा था ना पहली दूसरी स्लाइड्स में, इलाहाबाद में है बेलन वैली, फ्रॉम वेयर राइस ब्रांड वॉज फाउंड डेटिंग बैक टू 6500 BC। क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा मशक्कत है क्योंकि लोकेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना।
लोकेशंस बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, आपको उसको लिख लिख के रट्टा मारना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो आएंगे। देख लो, पीसीएस हो या आरओ या यूपी की कोई भी इस तरह की वैकेंसी होंगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन इससे आता जरूर है, भले ही एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको लगता है तो आप छोड़ दो, मैं तो कहूँगा कि हल्का सा देख लो, सिर्फ लोकेशंस याद करके जाओ। और क्या ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। कभी पूछा जाएगा सबसे पहले डोमेस्टिकेशन कब हुआ, सबसे पहले वीट कहाँ पे हुई, सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ, तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या तो फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें दो तीन टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो हो गया मेहरगढ़, दूसरा हो गया बेलन वैली, प्रयागराज, यहाँ पे राइस, और मेहरगढ़ में क्या था, वीट। ओवरऑल एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ है, लहुरा देव में। द कल्चरल रिमेन्स फॉर स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्लेस है जिसमें कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। तो क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है, ऐसी कौन सा स्थान है जिसमें जो तीनों स्टेजेस हैं हिस्ट्री की, कौन कौन से हमने देखी थी अभी, देखा था ना हमने, स्टोन एज, फिर आयरन एज, फिर अगला कौन होता है, कॉपर एज, और कैलकोलिथिक, जिसको बोलते हैं ना चैल्कोलिथिक और कैलकोलिथिक। तो तीन स्टेजेस हैं, स्टोन, आयरन, कॉपर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे तीनों स्टेजेस के एविडेंस मिले हैं, अर्थात वहाँ से जो एविडेंस निकाले गए हैं वो तीनों के कोई ना कोई एविडेंस किसी ना किसी स्टेज से है। ओके, यूजुअली होता क्या है कि कोई भी लोकेशन की हम जब उसकी डिगिंग करते हैं ना, खुदाई करते हैं, तो किसी एक पीरियड से ही वहाँ से एविडेंस निकलता है, राइट। पर मेहरगढ़ एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से स्टोन एज की भी एविडेंस मिला है, फिर आयरन एज का भी मिला है, फिर कॉपर एज का भी मिला है। अच्छा, इंदस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड से बिलोंग करती है, हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ कॉपर एज सिविलाइजेशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, राइट। लिथिक मतलब स्टोन, एंड कैल्को मीन्स कॉपर, जहाँ पे कॉपर और स्टोन साथ साथ यूज हो रहा हो, ठीक है। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो, अब एक नई लोकेशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कम से कम दसों बार पूछा गया है ये, अलग अलग डिफरेंट कंपटीशन में। तो बुर्ज़होम ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। तो कश्मीर वैली में है बुर्ज़होम। खासियत क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इंसान के साथ कुत्ते की ग्रेव में वो मिली हुई है, स्केलेटन्स, ठीक है, इसलिए अनोखा है। तो यहाँ से एविडेंस क्या मिलता है कि जो इंसान थे उनके साथ जब वो मरते थे, और जो कुत्ते होते थे, दोनों को साथ में बरी कर देते थे, राइट। इस तरह से लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चलता है। तो ऐसा माना जाता था कि इंसान जब मर जाता है उसके बाद भी वो, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ओके, तो याद रखना, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एनिमल स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमंस के साथ। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुर्ज़होम। लोकेशन क्या है, कश्मीर वैली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इन मैनी पिट्स बोन्स ऑफ डॉग्स एंड एंडर्ड डियर वर फाउंड। ओके, ह्यूमन एनिमल के साथ, इसका मतलब कुत्ते ही नहीं थे जिनको दफनाया जाता था इंसानों के साथ, इवन डियर भी थे जिनको इंसानों के शव के साथ दफना दिया जाता था ग्रेव में। Skeletons of humans were found in a burial pits in sitting position along with bones of animal। अब सोच रहे हो, मतलब जो ग्रेव है उसमें इंसान लेटा नहीं हुआ है। यूजुअली क्या होता है, ग्रेव में लेटा हुआ होता है, पर यहाँ पे जो ग्रेव्स मिली हैं उनमें क्या है, इंसान ये बैठे हुए पोजीशन में है, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन में फाइंड हुआ है। तो ये यूनिक है एकदम ना, जनरली ऐसा होता नहीं है कहीं पे। तो बुर्ज़होम इज फेमस फॉर ह्यूमन प्लस एनिमल के स्केलेटन्स, उसके अलावा सिटिंग पोजीशंस में मिले हैं स्केलेटन्स, ग्रेव में भी। और जो सबसे पहला एक्सपेडिशन था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना हेलमेट डी टेरा के बारे में, येल, और याद है हमने पढ़ा था ना येल और कैम्ब्रिज वाला एक्सपेडिशन, उसी से देखो यहाँ से रिमेंबर करो, वही वाला फिर से आ रहा है। येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन पढ़ा था हमने ना अभी शुरू में। तो ये वाला जो एक्सपेडिशन था, टूर, एक तरह से एक्सपेडिशन क्या होता है, जब आप कोई रिसर्च करने जाते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेडिशन।
तो हेलमट डी टेरा ने उसका लीड किया था। तो हेलमट डी टेरा के अंदर में एक्सपेडिशन आया था। थॉमस पॉटरसन क्या थे, सहायक थे। तो इन्होंने 1935 में जो है बुर्जोम साइट की खुदाई की थी। ठीक है, ओके। हाँ, अगला देख लो, फायर जो है वॉज फर्स्ट यूज इन द नियोलिथिक एज। तो देखो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे फायर वगैरह सब डिस्कवर हुई थी। ओके, एग्रीकल्चर होने के लिए जरूरी है कि आप प्लाव बनाओ, राइट। किसके, मेटल के। और मेटल की प्लाव बनाना पड़ेगा तो उसको शेप देना पड़ता है ना, राइट। अच्छा, पहले वुडन के भी प्लाव यूज होते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, इनिशियली इन द अर्लियर स्टेजेस इवन वुडन प्लाव्स वर यूज्ड। हाँ, तो अगले देख लेते हैं हम। ओके, एक मिनट। तो ये हो गया, ये दोनों हो गया, सेटिंग पोजीशन हो गया। हेलमेट डे टेरा ने एक्सपेडिशन लीड किया था। और फायर सबसे पहले कब डिस्कवर हुई थी, नियोलिथिक एज में। अभी जो वो रिकॉल करो, सबसे पहले मेसोलिथिक एज में क्या हुआ था, मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था। नियोलिथिक एज में क्या हुआ था, फायर का यूज स्टार्ट हुआ था। और क्या हुआ था नियोलिथिक एज में, हम्म अभी पढ़े थे ना, नियोलिथिक एज में हुआ था एग्रीकल्चर का बिगनिंग, राइट। चलो कॉपर देख लेते हैं। कॉपर में क्या हुआ था, कॉपर जो सबसे पहले यूज हुआ था कहाँ पे, जो हमारी कॉपर एज होती है वहां पे। और ये पहला मेटल था। ओके, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, आयरन नहीं था, ये चीज याद रखना। तो इसलिए सबसे पहले जो मेटल यूज हुआ कॉपर था। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिक एज भी बोलते हैं, राइट। तो अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करो तो ऐसा समझो कि जो प्री हिस्ट्री है, ओके, जहाँ पे इंसान केव्स में रह रहा है, कौन कौन से एजेस, अप टू नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक। ये कौन सी हो गई, ये स्टोन एज हो गई। ओके, उसके बाद कौन सी एज आएगी स्टोन एज के बाद, स्टोन एज के बाद आएगी कॉपर एज। उसके बाद फिर क्या आएगी, आयरन एज। ये इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड की किसी और कंट्री में हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट हो, तो उससे मिक्स मत करना। इंडिया में जो स्टेज है वो ऐसे आती है। तो ये वाली स्टेज आ जाती है स्टोन वाली। फिर कॉपर एज आती है। कॉपर एज में कहाँ पे है, एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, दिस इज कॉपर एज सिविलाइजेशन। आयरन एज सिविलाइजेशन कौन सी है, वैदिक एज। ठीक है, याद रखना, इसको भूलना मत। तो कॉपर एज, इसका कैलकुलेटिक एज का एग्जांपल क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन शॉर्ट में, या हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आयरन एज का एग्जांपल कौन सा होगा, वैदिक एज। अगला देख लो, सेटलमेंट्स ऑफ कैलकुलेटिक पीरियड इन इंडिया वर फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ ईस्ट इंडिया। वही जहाँ जहाँ इंडस वैली के से एविडेंसेस मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं, वो सभी क्या हैं, कैलकुलेटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके, अभी हम ला गए श्री जो, जैसे ना जोरवे कल्चर सुना होगा आपने ना, पता है कि नहीं, आहर कल्चर होता है, इसको थोड़ा सा देख लेना, लूसेंट में दिया है। या आपके पास कोई भी एंशियंट इंडिया की बुक होगी तो कैलकुलेटिक कल्चर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना। तो उसमें क्या होता है, एक आहर कल्चर होता है, एक जोरवे कल्चर होता है। ठीक है, जोरवे कल्चर, तो इन सब के बारे में पता कर लेना। आगे देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो, ये आ गया ना जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर क्या है, इट इज अ सब पार्ट, ये कॉपर एज का ही एक पार्ट है। जो कॉपर एज है हमारी, उसको डिफरेंट कल्चर्स में बांटा जाता है। तो उसमें से जोरवे कल्चर एक अलग टाइप का कल्चर है उसी के अंदर में। ठीक है, तो जोरवे कल्चर जो था उसमें लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज में लोग रहते थे। बैटल एंड डॉब की वॉल्स होती थी, थैच रूफ, थैच मतलब क्या होता है, खरपतवार से बना हुआ रूफ। ओके, दे बिलीव्ड इन दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मौत के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। जैसे हम लोग मानते हैं ना आत्मा वाला कॉन्सेप्ट, कि आत्मा अमर रहती है। ओके, इसीलिए देखो जब आपकी जो ग्रेव्स होती है वहाँ पे लोग कैंडल और वो सब जलाने जाते हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ में जोरवे कल्चर वाले बिलीव करते थे। एंड देयरफॉर बरीड द डेड इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर। सो स्ट्रेंज, देख रहे हो। अब चूंकि वो मान रहे हैं कि मौत के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, इसीलिए वो अपने घर के नीचे ही
घर के अंदर ही उनको दफना देते थे। आज के टाइम पे तो देखो ये कितना अजीब लग रहा है सुनने में ना। अगला देखते हैं। चिल्ड्रन वर बरीड इन टू अर्न्स। अर्न मतलब सुराही टाइप में होता है ना कुछ ऐसे। ऐसे अर्न होता है कुछ सुराही टाइप में या कुछ लंबा टाइप में कुछ होता होगा। ओके। तो चिल्ड्रन को जो बरी करते थे इसमें बरी करते थे अर्न्स में। तो होता क्या था, इस तरह से कोई दो अर्न है, ऐसे मुंह से ऐसे लगा के ऐसे इसमें जो है दफना देते थे। ओके, अर्न्स joined mouth to mouth and set horizontally in the pit while adults were placed in a supine position with the head towards the north। ठीक है। तो अच्छा, ये कभी एक आध बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो जो यहाँ पे बरी किया जाता था, कैसे किया जाता था, जो उसका हेड होता था किधर होता था, नॉर्थ पोजीशन में होता था, इसको याद रखना। सुपाइन पोजीशन होता है शायद पीठ के बल, इसको चेक कर लेना आप एक बार नेट पे। तो जैसे आप लेटते हो ना, तो पीठ के बल जब लेटते हो आपका फेस ऊपर रहता है, तो उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो प्लीज़ कन्फर्म इट। ओके, सुपाइन क्या होता है मीनिंग, ये याद रखना। हेड जो है नॉर्थ टू साउथ होता था किस कल्चर, जोरवे कल्चर में, ठीक है, याद रखना। दीज साइट्स वर फाउंड इन नाइमाबाद, इनाम गांव, चंदौली, नेवासा है, ये सब कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ओके। जोरवे कल्चर भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ओके, तो इसको याद करके रखना, जोरवे कल्चर इज इन महाराष्ट्र। इसके अलावा भी और कौन से होते हैं, रंगपुर कल्चर, ये कॉपर के अंदर ही में आते हैं, रंगपुर। ओके, प्रभास कल्चर। ओके, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ कॉपर एज। ये लूसेंट में आपको एक टेबल भी दी हुई है, तो वहीं से देख लेना अगर ज़्यादा न डिटेल में पढ़ सको तो। जोरवे कल्चर, तो ये सभी क्या हैं, दे आर पार्ट ऑफ कॉपर कल्चर और कैलकुलिथिक एज के डिफरेंट कल्चर्स हैं। इसकी लोकेशंस भी देख लेना। ओके, तो ये जोरवे कल्चर के हैं, इसको जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये जो लोकेशंस हैं ये सभी क्या हैं, महाराष्ट्र में हैं, दीज आर ऑल इन महाराष्ट्र। दे आर पार्ट ऑफ जोरवे कल्चर एंड कॉपर एज। ठीक है, चंदौली नेवासा। अगला देख लेते हैं हम, ऐश माउंड। अच्छा, ऐश मतलब जानते हो ना, राख। ऐश मतलब क्या होता है, राख। सो दिस इज व्हेन समथिंग इज बर्न्ड, द रिमेनिंग रेसिड्यू, जो बाद में बचता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम राख बोलते हैं। तो ये एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, ऑब्वियसली कहाँ से मिलेंगे, जब नियोलिथिक एज में ही जाके फायर डिस्कवर होती है ना, तो ऑब्वियसली ऐश कब प्रोड्यूस होगी, जब फायर होगी। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है ऐसे, अब कंफ्यूज किया जाए, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि फायर तो डिस्कवरी कब हुई थी, नियोलिथिक एज में। तो ऐश माउंट कब होगा, नियोलिथिक एज में होगा। तो लोकेशन कौन सी है, संगन कल्लू, लोकेटेड इन वेल्लरी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर। ये है लोकेशन किसकी, जहाँ पे ऐश माउंट पाए गए हैं। तो अब देखो संगन कल्लू कैसे लोकेशन हो जाएगी, नियोलिथिक लोकेशन हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये नियोलिथिक साइट है। दे हैव बीन फाउंड इन पिकलीहल एंड उतनूर, ये भी लोकेशंस हैं। ओके, इसको भी याद कर लो। इसका जो पिकलीहल और उतनूर कहाँ पे है, एक मिनट में बताता हूँ इसको। हाँ, तो ये जो पिकलीहल है वो है कहाँ से, कर्नाटक में ये भी लोकेशन है, पिकलीहल की भी। और जो उतनूर है एक्चुअली, ये है हाँ तेलंगाना में है। तो उतनूर इज़ इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, और ये जो है रायचूर में है, कर्नाटक में। तो ये देखो दो साइड जो हैं, संगनकल्लू और रायचूर, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हैं कर्नाटक से। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ, अब ये लोकेशंस को मैच कराया गया था, जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें स्टेट के साथ मैच कराया गया था। तो आपको याद रहना चाहिए ये कि रायचूर कहाँ पे है और आदिलाबाद सॉरी उतनूर कहाँ पे है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पिकलीहल, दिस उतनूर एंड दिस संगनकल्लू, और इनकी स्टेट के साथ लोकेशंस। डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहे ना रहे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टेट तो याद रहना चाहिए। तो ये कहाँ से है, तेलंगाना से है। ये कहाँ से है, कर्नाटका से है। संगनकल्लू कहाँ से है, कर्नाटका से है। ये तीन लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ऐश माउंट्स पाए गए हैं। इसके अलावा एक कुबगल भी है, यहाँ से भी कुबगल कहाँ पे है, ये भी कर्नाटका से है, यहाँ पे भी ऐश माउंट पाया गया है। ओके, चलो अगला हम लोग पेज पे चलते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा देखो, नया जो लोकेशन है क्या है, नौदा टोली। नौदा टोली क्या है,
एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है और उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, नवदा टोली में क्या है, हमें सिर्फ राउंड एंड रेक्टेंगुलर घर हैं। ओके, रेक्टेंगुलर, अच्छा राउंड घर कैसे बनते हैं, इस तरह से ना, जिसके स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके ऊपर टॉप पे ये होता है। तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसको जान लो, इस तरह से घर बनते हैं जो उनको बोलेंगे राउंड। ओके, तो इनकी जो रूप्स हैं, ही ट्री या ब्रांचेस या लीव से बने हुए हैं। डायमीटर की कोई ज़रूरत है नहीं। ओपन स्पेसेस बिटवीन पोर्ट्स आर प्रोवाइड, नो नीड। हाउस ऑफ फ्लावर्स, कोई ज़रूरत नहीं सबको जानने की, बस इतना जान लो कि नौदा टेली एक लोकेशन है और इसमें जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो इस सबसे बने हुए हैं। ठीक है, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, फर्जी की इन्फॉर्मेशन है, नो नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, अच्छा देख लो यहाँ पे, वेट 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 अ मिनट। हाँ, तो जो नौदा टोली है ना, एक्चुअली इसकी लोकेशन जो है ना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था। तो इसकी जो लोकेशन है वो एक्चुअली है एमपी में। ठीक है, नौदा टोली कहाँ पे लोकेशन है, दिस इज लोकेटेड इन एमपी। और ये एक जो कॉपर एज में ना एक मालवा कल्चर था, इसको नोट कर लेना। कॉपर एज एक कैलकुलेटिव जो एज थी हमारा, उसके अंदर में मैंने बताया था ना कि बहुत सारे इसके अंदर में सब कल्चर्स थे। तो जो कॉपर एज थी, जैसे होता है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे डिविजन्स हो जाएं अलग अलग कल्चर वाले, तो ऐसे ही क्या था यहाँ पे, जो हमारी कैलकुलेटिव एज है उसके अंदर में चार या पांच, मेरे ख्याल से छः छः सब कल्चर्स हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको ना, रंगपुर कल्चर, जोरवे कल्चर। हम्म, तो उसी तरीके से क्या है, मालवा कल्चर भी एक था एग्जाम्पल। और ये नौदा टोली कहाँ पे लोकेशन है, मध्य प्रदेश में। तो इतना याद करना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें। राइट, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब देखो ओसीपी आ गया। अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो जो हम लोगों ने देखा क्या, कल्चर टाइप्स, जोरवे कल्चर, ओके, और ये रंगपुर कल्चर, मालवा कल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये लूसेंट में दिया भी है, जो नई वाली लूसेंट है ना उसमें चार्ट फॉर्म में दिया है, तो उसको याद कर लेना। जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है, टाइप्स ऑफ पोट्री पे आता है, टाइप्स ऑफ पोट्री। तो ये फेवरेट टॉपिक है स्टेट पीसीएस वालों का। देखो यूपीएससी में तो ये पूछा नहीं जाता है, रीज़न क्या है, उसमें जो प्री हिस्ट्री है उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर यूपीएससी यू कैन स्किप दिस चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर ही आप स्किप कर सकते हो, कोई भी ज़रूरत नहीं पढ़ने की इसकी। लेकिन आपको स्टेट वाले एग्ज़ाम्स अगर देने हैं तो ये मान के चलो कि इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर साल एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो छोड़ना नहीं है इसको। और कम से कम लूसेंट पढ़ डालो, उसको याद कर डालो, लोकेशंस याद कर डालो, क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही आते हैं। तब जो ओसीपी कल्चर है ना, ओसीपी, ओकरे कलर्ड पॉटरी। अब ये ओकरे कलर क्या होता है, ये लगभग नारंगी टाइप में कलर होता है, जो ये देख रहे हो ना पीपीटी का जो कलर है, तो लगभग उसी कलर का होता है। तो इससे कंपेयर कर लो, जो भी पीपीटी में ये ऑरेंज कलर है ना डल सा, तो यही ओकरी कलर होता है लगभग। और इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस होता है ना, सुराख होते हैं छोटे छोटे। हाँ, और जो इसकी एजेस होती है ना वॉर्न आउट, मतलब, तो जो जो भी जैसे मान लो ये पॉटरी है, ओके, सपोज ऑफ माय पेंटिंग वो गोइंग टू शैम्बल्स, ओके, सपोज दिस, तो ये वाली जो एजेस है ना इसकी, ये, तो ये वॉर्न आउट है, मतलब यहाँ पे हल्का हल्का जैसे होता है ना फ्रिक्शन से टीयर आउट हो जाते हैं, तो ये वॉर्न आउट है रहते हैं यहाँ पे, वियर एंड टीयर हो जाता था। ठीक है, अच्छा अब इसके जो लोकेशन हैं वो देख लो, कहाँ पे पाया जाता है ये ओसीपी टाइप का कल्चर, अतरंजी खेड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको रट्टा मार लो एकदम भयंकर। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, यूपी के ईटा जिले में है। हस्तिनापुर कहाँ पे है, हस्तिनापुर प्रोबेबली हरियाणा में है, लेट मी कंफर्म फॉर इट, वेट अ मिनट, अदरवाइज यू विल हैव टू सर्च हियर एंड देयर। तो ये जो हस्तिनापुर है ना, हस्तिनापुर एक्चुअली यूपी में है, हरियाणा में नहीं है। तो दिस इज इन
मेरठ, यूपी के मेरठ में है, जहाँ पे आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर भी मेरठ में ही है। तो आलमगीरपुर इज अ हरप्पन साइट, इंदस वैली कल्चर ना, इंदस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट है आलमगीरपुर। और मेरठ, मेरठ में ही हस्तिनापुर भी है। ये ओसीपी कल्चर है, राइट, ओकरे कलर्ड पॉटरी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा मैप देख लो, यहाँ पे क्या है, हड़प्पा की जो साइट्स हैं, यहाँ देखो कालीबंगन, बनावली, रूपर, ये है आलमगीरपुर जो हम लोग बात कर रहे थे ना, दिस वन, सॉरी, ये मेरठ, मेरठ वाला है ना, आलमगीरपुर यहाँ पे है। इसके अलावा ये देखो, ये मेहरगढ़ है ना, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, वीट कल्टीवेशन सबसे पहले हुआ था, वीट और एग्रीकल्चर का, जो पुराना पुराना वाला रिसर्च है उसके हिसाब से, मेहरगढ़। ओके, रंगपुर यहाँ पे है, अभी हमने डिस्कस किया था ना, रंगपुर कल्चर। लोथल यहाँ पे है, डॉकवार्ड था, जीलंड, ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। तो इन सबों का नाम आप लोग देख लो, इसको थोड़ा सा एक दो बार कायदे से रिवाइज कर लेना पीडीएफ को। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ओके देन, चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा। ओके, वेट अ मिनट। चलो, अब हम लोग बात करते हैं एएसआई के ऊपर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में सबको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होगे ना, इवन कल्चर में भी पढ़ा जाता है इसके बारे में। तो एएसआई कर आती किसके में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, और इसका काम क्या है, सर्वे करना, सर्वे करना एज वेल एज प्रोटेक्शन करना, दो काम है इसका। एक तो जो भी बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में, उनकी जो एंशियंट एक्चुअली, अभी जो रिसेंट की बिल्डिंग्स हैं उनसे मतलब नहीं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारे कंट्री में, उनका सर्वे करना, उनकी कंडीशन कैसी है, उनको कितना रिपेयर की ज़रूरत है, रिनोवेशन कितनी ज़रूरत है। उसके साथ साथ वो प्रोटेक्शन भी करती है। ओके, तो जो ईएसआई है वो बना कब था, तो इसकी जो नींव थी ना, फाउंडेशन, इट हैपेंड इन 1861। कौन था उस समय गवर्नर जनरल, लॉर्ड कौन था, कैनिंग, राइट, कैनिंग ही था ना, 1861 में। डलहौजी, डलहौजी के बाद कौन आया था, 1856 में जो है डलहौजी जाता है और लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ठीक है। तो 1861 में कैनिंग ही थे, इनके अंडर में ही एएसआई का फाउंडेशन हुआ था। अच्छा, ठीक है। और जो इसका जो एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट सेट हुआ था, उसका जो पहला डायरेक्टर जनरल था वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंगम। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम। तो क्या क्या याद रखना है, 1861 में फाउंड हुआ है, एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कनिंगम को और भी क्या कहा जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, तो इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का पितामह कहा जाता है, पितामह। ओके, नाउ लेट अस सी लास्ट वन। तो अब देखो, 1861 में कैनिंग ने इसको सेट कर दिया था, और कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर बन गए थे। उसके बाद जो है, जब कर्जन था, कर्जन का पीरियड पता है कब जाता है कर्जन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के बाद आता कब है, प्रोबेबली आई थिंक 1898 या 99 में आता है, लगभग 6 साल था वो। तो याद कर लेना, ये भी याद होना चाहिए। तो उसने क्या किया 1901 में, इसको जो सेपरेट डिपार्टमेंट था ना, उसको एक तरह से इसको जो है नया नाम दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसको एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दिया। एक तरह से इसको पावर, उसकी जो कैपेसिटी है और इसका फाइनेंसिंग है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और इसका जो पहला, सबसे पहला जो डायरेक्टर था वो कौन था, ही वॉज जॉन मार्शल। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि जो 1921 में हड़प्पा की खुदाई उदाई होती है ना, उसके बाद मोहनजोदाड़ो की होती है, तो ये सब एक्चुअली जॉन मार्शल के ही अंडर में हुआ था, ठीक है। तो ही वॉज द हेड, एंड इसी के अंडर में जो खुदाई होती थी वो कंडक्ट होती थी सब। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रोबेबली ये एमपीपीसी से क्वेश्चन है, तो आप अगर किसी और स्टेट से हो तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों का स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, भोपाल में है।
तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपी स्टेट हो तो इसको आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ़ यू आर फ्रॉम एमपी यू नीड टू लर्न दिस फैक्ट। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये पहला चैप्टर ये ख़त्म होता है, और कोशिश करूँगा मैं कि कल या परसों में इसका नया सीरीज़ इंडस वैली वाला मैं लेके आऊँ। तो आप लोग क्या करो, इसको वीडियो को दोबारा देखो, याद करो जल्दी जल्दी क्विकली, और थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स बना डालो। देखो, आप जब किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने खोज के डाली हुई है ना, मैपिंग वाली, तो आपको खुद खोजना पड़ेगा। और पेपर में क्या होता है कि जनरली दे आस्क मैचिंग लोकेशंस, या तो डेट पूछ लेंगे या लोकेशंस पूछ लेंगे इस वाले क्वेश्चन से, सॉरी इस वाले चैप्टर से। तो इसको आप 2-3 बार देखो, थोड़ा सा नोट्स बना लो, कोशिश करो लूसेंट से इसको रिवाइज कर लेना अगर हो सके तो। और हो क्या सके, तैयारी करनी है तो याद तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट। तो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद वी आर गोइंग टू गो फॉर वैदिक एज। ठीक है, तो इस हफ्ते में वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल दिस चैप्टर्स, तो इसको याद करते रहो। ओके, चलो फिर देखना वीडियो आप, और देखना कि कैसा लगे, कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट ऑल्सो कमेंट व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट इट। अगर कोई सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी आप कमेंट करो, हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं भाई, जय हिंद, बाय बाय।